Hello everyone, I am Hassan Suhail. Welcome to SoloBird Academy. In this video, we'll be going to cover the chapter number 3 Python Fundamentals from Sumita Arora class 11th Information Practices book. So this chapter basically covers the basic fundamentals of Python, that is characters, tokens, what is loop, what is statements, what is print statement, these things, right? So let's get into it. सो फर्स्ट वी हैव पाइथन कैरेक्टर सेट, यानी कि पाइथन में क्या क्या चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले लेटर्स आ सकता है पाइथन में, ऑफ कोर्स मतलब ए टू जेड हम यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं, स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं, ज्यादातर प्रिंट और स्ट्रिंग में यूज होता है, ऐसे लाइक स्टैंड अलोन नहीं है, खुद में यूज नहीं हो गए, लेकिन जैसे एट द रेट है, वाइट स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस, टैब्स, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, ये तीन तो याद कर लो यार, क्योंकि ब्लैंक स्पेस तो पता ही है सिंगल स्पेस वाला, टैब्स एक टैब इनकी 7 स्पेसेस होता है आई गेस, और कैरेज रिटर्न मतलब एंटर वाला है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अदर कैरेक्टर्स मतलब यानी कि और ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर, लेकिन रहने दो, प्रोसेस ऑल एससी कोड एंड यूनिक कोड कैरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स, ठीक है ना। टोकन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकन्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंटीजर है, ये ऑपरेटर है, ये सब ये है, तो टोकन का मतलब होता है सारी चीज का कलेक्शन, यानी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, सब बता रहा हूं मैं। लेकिन टोकन का मतलब ये होता है कि सारी चीज का कलेक्शन, जो भी आप पाइथन में देखते हो, जैसे किसी ने लिखा फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट दिस एंड दैट, तो बहुत चीजें आ गई, हमने ब्रैकेट यूज कर लिए, हमने कीवर्ड्स यूज कर लिए, हमने लिटरल्स यूज कर लिए, हमने ऑपरेटर्स यूज कर लिए, बहुत सारी चीजें। तो अगर तुम देखोगे पाइथन में जो भी चीज यूज हो रही है, सारा टोकन बेस्ड यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, बहुत सैम्पल सा प्रोग्राम बनाया इन्होंने, सैम्पल प्रोग्राम बनाया, नॉट सिंपल सा। नेम इन्होंने डिफाइन कर दिया आन्य, और एज 15 रख दी। कंट्रीब्यूशन कोई वेरिएबल है, देखो नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, ऐसे मैथ्स में बोलते हैं ना वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल है। अब क्या बोला है इसने कि प्रिंट करो क्या, अच्छा प्रिंट नहीं पता, प्रिंट क्या हो रहा है, ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, पिछली वीडियो जाके देखना, पिछली वीडियो में प्रिंट का बारे में बता रखा है मैंने, ठीक है ना। लेकिन डिटेल में समझ लो, यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर तुमने पहले प्रिंट किया, ब्रैकेट लगाया, और जो वेरिएबल डिफाइंड है, डिफाइंड वेरिएबल जैसे कि नेम, तुमने नेम लिखा विदाउट एनी कोट्स, विदाउट एनीथिंग, कॉमा लगाया। अब एज्ड क्यों लिखा, क्या एज्ड है यहाँ पे, नहीं, एज हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हसान, ठीक है, हसान की नेम है डिफाइंड, फॉर एग्जांपल नेम आने के बजाय हसान होता, और कैसे आना चाहिए, हसान एज्ड, हसान एज, समझ में आ गई बात। तो एज के एज की जगह पर मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, एज फॉर एग्जांपल जो भी एज हमने यहाँ पर रखी, ठीक है ना, वैसे ही कोई भी नाम एज यहाँ पे लिख के आएगा। इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स नॉट अ डिफाइंड वेरिएबल, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग विच वी वांट टू पार्स, विच वी वांट टू रेंडर, ठीक है ना, ये चीज है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज लिखना चाहिए था इसलिए हमने डबल कोट्स लगाए, उसके बाद एज ये वेरिएबल है इसलिए हमने लिख दिया, तो कैसे आएगा, आन्या एज्ड 15 हैज कंट्रीब्यूटेड, ये भी स्ट्रिंग है, लिखो इसको, प्रिंट करो, ये वेरिएबल नहीं है, इसको प्रिंट करना है। और कंट्रीब्यूशन यानी कि कैसे आएगा, आन्या एज्ड 15 हैज कंट्रीब्यूटेड, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसका, ठीक है ना, 710 रुपीज या जो भी है ना। अच्छा, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या, सब बताएंगे। कीवर्ड्स मतलब ऐसे कोई भी वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड होते हैं पाइथन, जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है। यानी कि अगर तुम प्रिंट को चाहो कि मैं वेरिएबल नेम कर दूं प्रिंट इज इक्वल टू 5, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब तुम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते उसको, लेकिन तुम उसको यूज कर सकते हो एज अ डिफाइंड कीवर्ड, उसका कुछ फंक्शन डिफाइंड है ऑलरेडी। प्रिंट का फंक्शन क्या है, एज इट इज चीजों को प्रिंट कर देना, एज इट इज चीजों को डिस्प्ले कर देना। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स कह लो, वेरिएबल कह लो, नेम कह लो, बात एक ही है। लिटरल्स का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू रखना है, फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू आन्या, तो आन्या यहाँ पे लिटरल हुआ। और ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंकैटिनेशन डिवीजन जो भी है ना, फ्लोर डिवीजन जो भी, सब ये सब ऑपरेटर्स में आएगा। और पंक्चुएटर्स, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट, सिंगल इन्वर्टेड कोट और कॉमा, ये सब, ये तीन चार ऐसे मतलब बहुत सारे वैसे तो, लेकिन पंक्चुएटर्स ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है ना। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स समझ लो, आइडेंटिफायर्स का मतलब वेरिएबल्स होता है, बस ये रखना, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टेक्सिकल, सॉरी टोकन और लेक्सिकल यूनिट, यानी कि अगर तुमसे डेफिनेशन पूछी जाए, देखो समझने के लिए टोकन क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ दिस एंड दैट, लेकिन समझने के लिए क्या है, हमने बहुत बेसिक भाषा में समझ लिया। इसकी असल डेफिनेशन अगर तुम जाओगे तो ये होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जैसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, तो वही चीज है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। लेक्सिकल यूनिट ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज टोकन, ठीक है ना। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग, कुछ फंक्शन डिफाइंड होता है, रिजर्व्ड होता है उनका, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफर करता है, फॉर एग्जांपल पाइथन में प्रिंट है, ग्लोबल है, आईडी है ना, एल ई एन लेन है,
ये सब है। लेकिन भाई अगर तुम ऑफ कोर्स जावा में जाओगे कुछ और कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे, शायद तुम सी में जाओ, एचटीएमएल में जाओ, अलग अलग कीवर्ड्स है ना। तो मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स, यानी कि तुम उनको वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉल्स, असर्ट, डिलीट, डेल, फॉर, इन और वाई, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं ऑफ बेसिक यानी कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ठीक है ना। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो भी वेरिएबल होगा डिफाइंड उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिफायर कह देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू या फिर नेम इज इक्वल्स टू, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। अब तुम्हें समझ में तो आ गया। देखो मैं ऑफ कोर्स लाइन बाय लाइन नहीं चलूंगा बिकॉज इट्स अ रिवीजन वीडियो। जिसको भी डिस्कवरिंग वाले कॉन्सेप्ट जानना है कि यार ये पूरी बुक बढ़िया तरीके से पढ़ें, फुल टाइम लगाएं, तो ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज नॉट फॉर हिम। आगे आने वाले वीडियोस आपका यानी डिस्कवरिंग पे होगी, लेकिन अभी वाली वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है। जिन लोगों के टेस्ट आ रहे हैं या चैप्टर को उनको समझना है, बहुत क्विक रिवीजन करना है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो सूटेबल है। लेकिन अगर आपको एज अ पाइथन एक्सप्लोर करना है, सो आई एम रियली सॉरी, ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, यू कैन चेक आउट अदर वीडियो, शायद आपके कोई पसंद की हो, ठीक है ना। चलो, आइडेंटिफायर्स नेम समझ लिया, इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स डायरेक्ट लिखने को आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड आइडेंटिफायर्स आर्बिट्री, ठीक है ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, यानी कि मैं ए बी सी इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा माउस दिक्कत कर रहा है, रियली सॉरी, ए बी सी इज इक्वल्स टू लिख दूं मैं, ये एकदम वैलिड है। मैं वेरिएबल्स लिखूंगा इज इक्वल टू, समझ लेना कि वेरिएबल है, ठीक है ना। मैं हर जगह वेरिएबल नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कौन से वैलिड है कौन से नहीं है, और जौन से वैलिड नहीं होंगे वो बताऊंगा क्यों वैलिड नहीं है। एबीसी इक्वल टू बिल्कुल वैलिड है, नेम इज इक्वल टू बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आप समझ दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, नेम वन, नेम वन इज इक्वल्स टू, ये चीज बिल्कुल वैलिड है, ठीक है ना। माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रियली सॉरी। एम वन इज इक्वल्स टू, ये बिल्कुल वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहा है लेकिन बाद में आ रहा है। अगर मैं यही वन नेम कर दूं, वन नेम, तो ये चीज बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, ये चीज एरर दे देगी, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बिकम अ वेरिएबल नेम, तो नंबर पहले नहीं आ सकता। उसके बाद इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल कि कोई भी वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी कि मैं चाहूं कि एस्ट्रिक नेम या एट द रेट नेम मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट दिस स्पेशल कैरेक्टर नोन एज अंडरस्कोर। जैसे लगाता है ना नेम वन, अंडरस्कोर लगा दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, UNDERSCORE अंडरस्कोर अलाउड, अलाउड है, ठीक है ना। इसको आप पहले भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर को वेरिएबल में सिर्फ स्टार्ट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरस्कोर कहीं भी लगाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, नंबर को आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में नहीं लगा सकते, बाकी पूरे वेरिएबल में कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपर लोअर आर डिफरेंट, अगर तुमने एन से नेम करा है और एन से नेम किया, ये दोनों अलग नेम हो जाएंगे, यानी कि तुम अलग यूज कर सकते हो। कंफ्यूजन तुम्हें होगा, आई नो दैट, लेकिन यूज कर सकते हो, वैलिड है। 0 to 9 कैन बी अ पार्ट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकते, बाकी 0 to 9 नंबर्स कहीं पर भी हो सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। केस इज सिग्निफिकेंट, यानी कि पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है ना। एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी, एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कोई भी डिफाइंड कीवर्ड, कोई भी एस्टैब्लिश्ड कीवर्ड कभी भी कोई वेरिएबल का पार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर। कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। अब वैलिड नॉन वैलिड देख लो, माई फाइल वैलिड, माई फाइल वैलिड, CHK वैलिड, ये बिल्कुल, यहाँ पे स्पेस आ गई, देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि स्पेस आ गई बीच में, स्पेस भी अलाउड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। डेट बिल्कुल अलाउड है, DS फाइल बिल्कुल सब अलाउड है, सब अलाउड चल रहा है अभी तक। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हाइफन आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया शुरुआत में, ठीक है ना। ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड है, ब्रेक ऐसे यूज नहीं कर सकते हम। माई डॉट फाइल आ गया, अच्छा यहाँ पर अगर स्पेस नहीं दी हुई होती तो वैलिड था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पेस दी हुई है इसलिए ये वैलिड नहीं है। आई सपोज देयर कैन बी सम टाइपो, ऐसी बात नहीं है, स्पेस नहीं होनी चाहिए, बस स्पेस होगी तो दिक्कत है, तुम इसके वजह स्पेस के बजाय अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है ना। अब आता है लिटरल वैल्यूज, यानी कि क्या होते हैं कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज। लिटरल्स ऑफन referred to as constant values are the data items. Python has several kind of literal. String literal मतलब नेम इज इक्वल्स टू आन्या, तो आन्या यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नेम, कोई भी सेंटेंस तुम्हारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी तुम्हारा सेंटेंस स्ट्रिंग में आ जाएगा, यानी कि आन्या, माय नेम इज, ठीक है ना, माय स्कूल नेम इज, इंडिया गेट, तुम्हारा एड्रेस घर का सब किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिक में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और साथ में 0.5 1.4 डेसिमल वाली भी और नॉन डेसिमल वाली भी। बुलियन में ट्रू फॉल्स की वैल्यूज ही आएंगी, स्पेशल लिटरल बताएंगे नन, ये इंपॉर्टेंट है। और लिटरल कलेक्शन समझना बहुत सिंपल सा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स। अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं भी कोट दिखे या डबल कोट दिखे तो समझ जाना वो स्ट्रिंग का पार्ट है,
ठीक है। यहाँ पे तुमने देखा होगा नेम इज इक्वल्स टू आन्या में यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी कोट्स, जस्ट बिकॉज इट शुड बी और इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अगर तुम बिना उसे करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, एरर आ सकता है, ठीक है ना। चलो ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब नाम है आस्था, रिजवान, हेलो वर्ल्ड, एमीज, ये अच्छा देखो नंबर को तुम फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर 40 है मान लेते हैं, उसको मैं ऐसे ट्रीट करूंगा तो इंटीजर होगा भाई, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव तो इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट्स में कर दूं, एडवाइस ये है कि तुम डबल कोट में करो, ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। 40 इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। अगर मेरे को याद करो मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था कि कैलकुलेटर की तरह भी पाइथन को यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं 40 प्लस 2 करूंगा ना तो क्या आंसर आएगा, 42 आएगा, सीधी बात 42 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं ये वाला 40 यूज करूं स्ट्रिंग वाला और यहाँ प्लस 2 करूं तो यहाँ पे 42 नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अब ये इंटीजर नहीं रहा, ये इंटीजर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है। जब कुछ तुम इन्वर्टेड कोट्स के साथ कर दोगे, डबल कोट्स के साथ कर दोगे तो वो नंबर के साथ ट्रीट होगा। ये सब नंबर्स हैं, सब नंबर्स हैं, सॉरी सब नंबर्स हैं, सब उसके अंदर है, तो इनके सबके सब स्ट्रिंग बन जाएंगे, ठीक है ना। आता है पाइथन अलाउज यू टू हैव सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी कि बैक स्पेस, टैब्स, कैरेज, दीज नॉन ग्राफिक कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। क्या होता है बताएंगे, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज यानी कि नेम इज इक्वल्स टू माई स्पेस नेम स्पेस, ये तो बिल्कुल वैलिड है, तुम आराम से कर सकते हो, इसको स्पेस डाल सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, एस्केप सीक्वेंस में तुम समझ लो कि ऐसे चीट कोड्स या फिर ऐसे स्पेशल सिंबल्स, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के या फिर सिंगल कैरेक्टर का भी, वो क्या करते हैं तुम्हारे कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं हूँ इंटरेक्टिव मोड में, मैं किस में हूँ, इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है ना। लेट मी ओपन दिस क्विकली फॉर या, फटाफट हम खोलते हैं इसको एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है इंटरेक्टिव मोड में, लेट्स से प्रिंट हसान, देन नेक्स्ट लाइन में सुहेल प्रिंट करना है मुझे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आया प्रिंट, मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वर्टेड कॉमास में करूँ हसान, और इस पे अगर मैं इंटर करूंगा तो पता है क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ये एरर दे देगा। मैं चाहता क्या हूँ कि मेरे को नेक्स्ट लाइन में ही चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, नेक्स्ट लाइन में। तो मैं क्या करूंगा, स्केप सीक्वेंस यूज कर दूंगा, बताऊंगा एन क्या है, लेकिन अभी तुम सिर्फ और सिर्फ सुन लो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आ गया, यहाँ पे स्पेस कर दिया, स्पेस मत करो चाहो तुम, है ना। तो हसान सोहेल नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि स्ट्रिंग में भी काम कर रहे हैं और वो नेक्स्ट लाइन में तुम्हारा आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ वैलिड क्या है, बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब रहने दो, ये सब कोई कोई काम के ज्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंट ये देख लो, स्लैश आर, स्लैश टी और स्लैश वी, मैंने दो बताए, स्लैश एन और स्लैश टी। स्लैश टी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टैब, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने स्लैश टी कर दिया, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो हसान सोहेल के बीच में एक टैब का डिफरेंस, एक टैब का गैप आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। और समझ लो आर, समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, हसान सोहेल ऐसे का ऐसे लिख के आ गया, क्योंकि कोई भी इसमें ज्यादा मतलब कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट, ओके, आई सपोज देयर इज सम एरर विद दिस, लेकिन खैर तुम समझ गए ना, ये सब डिफाइंड है। अगर मैं यहीं पे करूंगा फॉर एग्जांपल स्लैश कुछ भी, स्लैश क्यू, तो कुछ भी नहीं होगा, स्लैश क्यू एज इट इज आ जाएगा जब डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर डिफाइंड होगा तो स्लैश क्यू प्रिंट नहीं होगा। इतनी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो तुम इसको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद आता है इन द अबव टेबल यू सी रिप्रेजेंट दिस एंड दिस, ठीक है। पाइथन को तुम डबल इन कोट्स में कर सकते हो तुम। अच्छा एक इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ मैं हसान्स, तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हसान्स, हसान्स सुहेल हो गया वो, लेकिन कुछ भी कर सकते हो तुम, है ना, इट हार्डली मैटर्स। अभी इस वाले अपोस्ट्रोफी एस में तुम देखना बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन आएंगे, अभी आने दो, बस थोड़ा सा सुनते जाना, है ना। अच्छा स्ट्रिंग टाइप्स, अभी स्ट्रिंग चल रहा है, स्ट्रिंग टाइप्स में समझ लेते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अभी देखना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लेटर को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सेंटेंस को तुम एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे हो या लिख रहे हो, वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया। अगर तुम किसी को मल्टीपल लाइंस ले रहे हो, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब ठीक है, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग समझ लो। मैं चाहता ये हूं कि यार मेरा हसान तो ऐसे आए और सुहेल नीचे आ जाए, ऐसे करा था मैंने अभी, ऐसे करा था मैंने अभी, ये देखो ऐसे करा था, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं है तो क्या है भाई, है ना, ये चीज है। ओके,
बता ये रहा है कि अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है वो, सुनना। मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर मैं चाहता ये हूं कि यार मैं इसको एंटर मार के लिख दूं सुहेल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ एंटर मारूं और नीचे लिख दूं सुहेल, लेकिन ऐसे एरर दे देगा। लेकिन मुझे इसके लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। पहले एक स्टेप पहले बताया था मैंने, स्लैश एन करके, स्लैश एन मतलब स्लैश न्यू लाइन, न्यू लाइन भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने करा प्रिंट ब्रैकेट ट्रिपल कोट लगा दो, या तो ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट, ये भी वैलिड है, हसन। और अगर मैं अब एंटर करूंगा तो मेरे को एकदम वैलिड है, नेक्स्ट लाइन दे देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सुहेल करा, मेरे को बंद करना पड़ेगा ट्रिपल से ही, और एक पैरेंथेसिस, एंटर करूंगा तो एज इट इज लिख के आ जाएगा। इसे कहते हैं डीओसी डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। इसका तरीका एक और बता रखा है इन्होंने। अगर मेरे को ये डॉक स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सिंगल कोर्स में चाहिए मेरे को, या डबल डबल कोर्स मान लो, ठीक है, ये वैलिड नहीं है अभी, और मैं इसको कर दूं फॉर एग्जाम्पल ये बैकवर्ड स्लैश, ठीक है ना, यहाँ हटा दूं मैं, और एंटर मारूं तो मेरे को नेक्स्ट लाइन दे देगा लिखने के लिए, समझ में आ रही बात। मैं मुझे नेक्स्ट लाइन दे देगा ये, बंद करने के साथ यहाँ पे लिख तो दूंगा मैं मल्टीपल लाइन्स में, लेकिन आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। बस इसका ये ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख तो मैं दो लाइन में रहा हूँ, लेकिन आ एक लाइन में रहा है। वहीं अगर मैं डॉग स्ट्रिंग यूज करूँ, डॉग स्ट्रिंग यूज करूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि जैसा लिखा मैंने वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थ्री लाइन चल रहा है, इसे कहते हैं डी ओ सी स्ट्रिंग, ठीक है, डॉग स्ट्रिंग कहते हैं इसे। एक एक वर्ड है, जब दो वर्ड्स होंगे एक ही वर्ड डॉग स्ट्रिंग, बस मैंने अलग लिख दी क्योंकि स्पेस नहीं थी मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुमने ये सब समझ लिया ना, स्लैश और ये सब, तो बहुत समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, साइज ऑफ स्ट्रिंग्स। इसमें करेंगे क्या, पहले बता दो, मैं बता देता हूँ पहले करेंगे क्या इसमें। साइज ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है, मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रिंग लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं ये चाहता हूं कि इसका मुझे साइज मिल जाए, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है। देखो अभी तुम काउंट कर लोगे, कैसे काउंट करोगे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात आठ नौ 10 11 12, तुम काउंट कर लोगे बहुत आराम से 12। लेकिन स्पेस काउंट करनी पड़ती है, अगर तुम स्पेस काउंट करोगे तो 13। लेकिन अभी तक तो ठीक लग रहा है, जैसे ही थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, जैसे कुछ रूल्स आएंगे, वैसे ही थोड़े दिक्कत आने लगती है ऐसे क्वेश्चन में, और बहुत आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं लेंथ वाले, है ना। सबसे पहली बात तो इस ये जो फंक्शन बता रखा है, साइज कैसे बता दिया, साइज यूज करते हैं ये वाला कमांड। मैं कमांड लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेन लिखा, सबसे पहले लेन, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म लेन, ब्रैकेट लगाया, जो स्ट्रिंग लिखना है मुझे, तुम काउंट कर लोगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेंथ आ गई। बस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अब क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे दो बैकवर्ड स्लैश लगे हुए हैं, दो बैकवर्ड या बैक स्लैश लगे हुए हैं, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, जैसे कि हमने अभी टेबल में देखा, अभी टेबल में देखा था हमने, एस्केप सीक्वेंस ही है ये बैक स्लैश, ये वाले बैक स्लैश ये है एक एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, बता रखा है मैंने। चलो अगर मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश का लेंथ लूँ, सुनते जाना है ना, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना, लिखा हुआ ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर मैं स्लैश एन डालूं तो बना रहा है, क्यों भाई, कैरेक्टर्स दो है इसमें, एक एन है और एक बैकवर्ड स्लैश है, नहीं, जो डिफाइंड एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं उसको ये एक मानता है। अभी देख लो, स्लैश क्यू डिफाइंड नहीं है, दो आ जाएगा, ठीक है, स्लैश क्यू डिफाइंड नहीं है, दो आ जाएगा, स्लैश आर डिफाइंड है, स्लैश टी डिफाइंड है, ये सब डिफाइंड है, ठीक है ना, स्लैश टी डिफाइंड है, ये सब वन वन आ रहा है। अगर वही मैंने कुछ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एम डिफाइंड नहीं है, एम के लिए दो आ जाएगा। समझ में आ रही बात, दो कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब थोड़े बहुत बेसिक एग्जांपल्स, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी करूँ तो तीन आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर मैंने एक एस्केप सीक्वेंस लगा दिया स्लैश ए और बी सी, तो क्या आना चाहिए कायदे से, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है क्या सोच रहे हो तुम, ठीक है ना। तीन क्यों आया, क्योंकि ये जो ये बैक स्लैश ना, ये काउंट नहीं होता, ये बैक स्लैश काउंट नहीं हुआ। ये बैक स्लैश क्यों काउंट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एबीसी एज इट इज लिख के आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। स्लैश ए इज एन एस्केप सीक्वेंस दस वन कैरेक्टर, क्यों काउंट नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों डिफाइंड है, ये दोनों क्या है, डिफाइंड है। लेकिन वहीं अगर मैं एबीसी के बजाय फॉर एग्जाम्पल क्यू बी सी करूं तो फोर आ जाएगा, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। एक बैकवर्ड स्लैश, एक क्यू, एक बी और एक सी, ये चार आ गए, लेकिन ए डिफाइंड है, तो स्लैश ए को वो एक मानेगा, फिर बी सी, तो एक प्लस दो मतलब एक, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक, ये दो
और B3, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आता है थोड़ा सा मिक्स, ये मिक्स बैग हो जाता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं एमीज कर दूं तो पेन, एमीज करो, अभी पेन लिखोगे तो स्पेस प्लस पेन, तो 4 ऐड कर लेना, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6, अरे भाई कैपिटल ए डिफाइंड नहीं है, कैपिटल ए डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो नहीं आया, समझ में आ रही बात। अब समझो थोड़ा सा मिक्स बैग और आ रहा है। स्लैश एन को, मतलब स्लैश को हटा सकता हूँ मैं, हम यार बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो ये इसको अब एक मान रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, फॉर टाइपिंग एपोस्ट्रोफ साइन एस्केप सीक्वेंस हैज बीन यूज्ड, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है, क्योंकि अगर तुम टेबल में जाओगे तो टेबल में देखोगे तुम, तो यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी वो सिंगल इन्वर्टेड सिंगल कोट नहीं मिल रहा है, इसको ये अभी फिलहाल एक मान रहा है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उससे। फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया मैंने, 6 आया क्योंकि एक तो ये है, फिर एक ये है, एक ये है, 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं इसको ऐसे, 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड नहीं है, स्लैश एस डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये ऐसा है। लेकिन स्लैश और ये इन्वर्टेड कॉमा को लिखने के, इन्वर्टेड कॉमा गलत बोल रहा हूँ मैं, इट्स एक्चुअली सिंगल कोट, सिंगल कोट को लिखने के लिए हमने इसको एक मान लिया। लेकिन कोई भी डिफाइंड नहीं होगा, कुछ भी उल्टे सीधा आएगा तो ऑफकोर्स हम इसको 2 मानेंगे सेपरेटली, ठीक है ना। अब करें क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इनकी सिंगल कोट है, यहाँ पे सिंगल कोट था, यहाँ पे सिंगल कोट नहीं था, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, स्लैश एस ले लो, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा क्योंकि डिफाइंड नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। स्लैश एन ले लो, 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये है बेसिक बेसिक बिल्कुल साइज ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैं हमेशा लेंथ यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रखा है डायरेक्टली इसका लेंथ क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है। एमीज एग्जाम्पल है, एमीज बहुत, क्योंकि अब बताया था एरर आ जाएगा, एरर क्या आएगा देखना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, सॉरी लेंथ करूँ सिंगल एमी, डिफाइंड था लेकिन अभी एरर आया क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है ना। यहाँ पे इसलिए एडवाइस ही किया जाता है डबल कोड यूज करो स्ट्रिंग में, और सिंगल में तुम कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सिंपल 5 है, और तुम बाकी एग्जाम्पल्स देखते रहना, कुछ एपोस्ट्रोफी लगाते रहो, कुछ भी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। चलो, ये बात हो गई साइज ऑफ स्ट्रिंग की। जिस टॉपिक पे मैं टाइम लगा रहा हूँ उसका मतलब बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मल्टीपल लाइन्स हो ऑफ कोड, जैसे बता रखा था मैंने, यहाँ पे स्लैश लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लैश इन कर दिया और सुहेल कर दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 13 आ जाएगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसको स्लैश एन को एक मान रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? उसने एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे नेक्स्ट लाइन में एंटर नहीं करने दिया उसने, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, ओ एक मिनट, वापस एरर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाऊं तब होती है बात, ठीक है ना। सुहेल लिखूं मैं तो देखते हैं, या फिर हसान बंद कर दूं, ठीक है ना। अब क्लोज करूं तो कितना आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस आ रही है इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्पेस ना करूं तो क्या होगा? अब देखते हैं, 7 आ रही है क्योंकि 6 है हसान का और 7 वैसे है वो, ठीक है ना। यहाँ पे बस इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ रही है, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, फिर मैं 1 लिखूंगा तो कितनी आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 7, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे स्लैश एन छुपा हुआ है एक, भाई नेक्स्ट लाइन है स्लैश एन छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 8 दिखा रहा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था। 1 2 3 4 इसका और 5 इसका इंटर, तो ये 5 हो गए इसके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके, आई सपोज आई डिलीटेड एनोटेशन, ठीक है। चल, ये हो गया। अब इसका देख लो भाई, 1 2 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश हमने यूज कर दिया। बैकवर्ड स्लैश जब तुम यूज करोगे तो इसको स्पेसेस काउंट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम में तुम्हें एंटर करने देगा लेकिन वो बैक स्लैश काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम बिना बैक स्लैश करोगे तो वो स्लैश एन छुपा हुआ है एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो तुम, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक छुपा ही हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल समझ लो तुम, है ना, क्या चीज है।
उसके बाद अच्छा ये डिफाइन कर दिया ना, मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, बार बार हसान लिख रहा हूँ। अगर मैं एन को हसान कह दूं, एन इज टू हसान, तो बार बार मैं एन यूज कर सकता हूँ। अभी आगे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा भी सुनते जाना है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग लिटरल्स। अब आए हैं हम फाइनली न्यूमेरिक लिटरल्स में। न्यूमेरिक लिटरल्स के टाइप समझ लो, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। कॉम्प्लेक्स अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम समझ रूट एन मतलब रूट -1 है ना इनकी आई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम समझ इंट मतलब नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, 1 5 -14 0 2 2 5, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट, 0.5 1.44, ये सब क्या है, डेसिमल्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, फ्लोट, फ्लोटिंग इंटीजर्स या फ्लोटिंग लिटरल्स, या तुम फ्लोट भी कह दो, सिंपल, ठीक है ना। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म आई एन टी इंट होती है, और फ्लोट की फ्लोट ही रहती है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, इंटीजर लिटरल्स का मतलब ये होता है कि इसको तुम 12 को अगर तुम लिखोगे 1 2, तो ये 0 1 2 नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये 12 ही ट्रीट करेगा, सिंपल सी बात है ना। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.4 का अगर तुम लिखो कैसे होगा, 14/10, 14/10 होगा नहीं होगा, है ना। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला। दूसरा क्या होता है, एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट वाला मतलब 10 की पावर 3 या कुछ भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम ना ही पढ़ो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट तुम पढ़ लो। ये वैलिड रियल लिटरल्स हैं इन फ्रैक्शनल फॉर्म, 2.0 17.5 ये सब है। लेकिन इनवैलिड कौन सा है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए इनवैलिड है। +17/2, अरे भाई प्लस ये क्या चल रहा है, ये डिवाइड क्या है, ये क्या मतलब है डिवाइड का। ये इतना बड़ा नंबर और 2 डेसिमल पॉइंट आ गए, कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे कॉमा आ गया, कुछ भी अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ में देखो, इसमें तुम करोगे ना, तुम इसको चलाओगे पाइथन में इंटीजर के तौर पे चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा टीचर पूछ रहा है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द वैलिड फ्लोटिंग लिटरल्स, तो इसलिए तुम 7 यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्योंकि 7 में कोई डेसिमल तुम नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बूलियन लिटरल्स यानी कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, इतना समझ लो बस, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी एक तरीके से मतलब नंबर्स को तुम ट्रीट कर सकते हो, नंबर्स के साथ तुम ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब स्पेशल वो आया था, हम बात कर रहे थे कि नन क्या है, ये स्पेशल लिटरल है, यानी कि एक स्पेशल लिटरल जिसकी वैल्यू नन रहती है। और इसका मतलब क्या होता है पाइथन में, कि कोई भी इसमें वैल्यू नहीं दी गई है। वैल्यू 2 इज इक्वल टू नन, इसकी वैल्यू है ही नहीं। और अगर मैंने प्रिंट वैल्यू 2 करवाया, प्रिंट के साथ वैल्यू 2 करवाया, तो नन आ रहा है, और अगर वैल्यू 2 लिखवाया तो कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात, इससे इंडिकेट पाइथन करना क्या चाह रहा है कि तुमने कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम प्रिंट क्या करवा रहे हो, है ना। अगर तुम समझ रहे हो कि यार ये दोनों, ये वैलिड कैसे है, ये चल कैसे रहा है, तो देख लो ना, वैल्यू 1 10 थी, मैंने वैल्यू 1 लिखी, 10 आ गई। ऐसे आना चाहिए था वैल्यू 2 में, लेकिन वैल्यू 2 में नहीं आया। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती प्रिंट करवा रहे हो, तो प्रिंट 2 में क्या नन कर देगा, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। ये बात तो हो गई हमारे लिटरल्स की, सब चीजों की। अब आते हैं हम ऑपरेटर्स पे, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स स्टैंड अलोन नहीं है, कुछ ऑपरेंड्स चाहिए होंगे उसको काम करने के लिए, ठीक है ना। अब दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी प्लस एग्जाम्पल, यूनरी यानी कि 5 यानी कि -2 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, इसका मतलब ये काम कर दे रहा है, इट इज वैलिड। इसका मतलब पाइथन को समझ में आ रहा है कि -2 क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 - 1, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ऐसे ऑपरेटर दो पे काम करते हैं वो बाइनरी होते हैं, और ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल पे काम करते हैं वो यूनरी होते हैं। देखो डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, एग्जाम्पल्स ज्यादा होते हैं, या फिर एमसीक्यूज में विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी प्लस अगर तुम लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अगर तुम सिर्फ प्लस लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनरी माइनस, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिकल नेगोशिएशन, नेगेशन सॉरी। इसका मतलब अगर तुम इन दोनों को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दो एग्जांपल्स बहुत हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, ठीक है ना। बाइनरी मतलब जो तुम करते हो मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, रिमाइंडर को मॉड्यूलस भी कहते हैं, और एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। एडिशन समझ में आता है, 5 + 2, 5 - 2, 5 × 2, 5/2, क्या आंसर आएगा, 2.5 है, 2.5 आएगा, 2.5, 4 नहीं, 2.5। लेकिन अगर तुम इसमें करोगे फ्लोर डिवीजन में, तो पता है क्या आंसर आएगा, ये रिमाइंडर खा लेता है। दिखा दूं, चलो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/2, 2.5, 5 डबल डिवाइड, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन की 2 आएगा। ये रिमाइंडर खा लेता है, बस ये समझ लो। और एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, जैसे कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, ठीक है। और रिमाइंडर क्या मतलब, कितना रिमाइंडर आएगा, तो यानी कि
2 सॉरी 5, ये परसेंट लगा दो और 2, 5 डिवाइड बाय तुम 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 ज़ा 4 1, बस ये रिमाइंडर प्रिंट कर देता है, इतना सा काम है इसका, है ना। ये तो हो गए बाइनरी ऑपरेटर्स तुम्हारे। बाइनरी में भी अरिथमेटिक हैं और बिटवाइज हैं। बिटवाइज का मतलब होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज कैरेट और बिटवाइज और। मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम क्वेश्चंस नहीं आते इससे ज्यादा, है ना। चलो, शिफ्ट ऑपरेटर्स कोई फायदा नहीं है इसका। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट समझ लो, यानी कि अच्छा वैसे क्वेश्चन इससे ज्यादा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स से। मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पहले करवा देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि 5 ग्रेटर देन 2, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू। इसका वैल्यू इसकी क्या है, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। देख लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 2, हाँ जी ट्रू है। 2 ग्रेटर देन 5, 5 और फॉल्स है, ठीक है ना। बस ऐसे ट्रू फॉल्स आएगा। लेस देन इक्वल टू, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से, बिल्कुल सही बात है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से, ग्रेटर तो है ही, इक्वल टू ना भी हो। क्या 5.0 ये सेम है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लेसर देन ग्रेटर देन समझ में आ गया। इक्वल टू यानी कि ये देखो, ये क्या है, a इज इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैंने a की वैल्यू प्रिंट कर दी, a की वैल्यू असाइन कर दी 5, लेकिन अगर मैं a इक्वल टू 5 करूंगा तो ट्रू आएगा क्योंकि मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या a इक्वल टू है 5 के, क्या मैं यहाँ 4 कर दूं तो फॉल्स है। ऐसा नहीं कि असाइन हो गई, असाइन नहीं हुई है, असाइन अब हुई है। और अगर मैं अब करूंगा ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात, बहुत सिंपल सी बात थी। नॉट इक्वल टू इसका उल्टा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ए, क्या ए 4 के इक्वल है, जाहिर है ट्रू है, लेकिन ए इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी ए ऐसे यूज कर लो, सिंपल। ट्रू था तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब सिंगल है तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्वोशिएंट देखो कोई फायदा नहीं है। इनसे अच्छा सा पढ़ने का ये है कि तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। तुम अगर फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 3 है और मैं ए प्लस इक्वल टू करता हूं तो पता है क्या आएगा, ए प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है समझ लो, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 3, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोग्राम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल्स टू 5 है और बी इक्वल टू बी प्लस 5, बी प्लस 1, बी प्रिंट करूं, 6 आ गया। मतलब बी प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 5। इसको तुम एक्सपैंड करके लिख सकते हो, बी प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, b इज इक्वल्स टू बी प्लस 5, यानी कि जो भी b की वैल्यू मैं दे रहा हूं उसमें 5 प्लस करके मुझे दे दो, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। वैसे ही a माइनस इक्वल टू 3, a की जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देना 3 और a को वो वैल्यू बना देना। क्या मतलब, a इज इक्वल्स टू 1 करता हूं, a प्लस इक्वल टू 5 करते हैं। अब मैं a प्रिंट करूं, क्या आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा या 1 आएगा, जो प्लस करी वैल्यू है वो बता दे, ठीक है। वैसे ही a माइनस इक्वल टू, a की वैल्यू डिफाइंड है, a की वैल्यू डिफाइंड है ऑलरेडी, मैं इसको बार बार a नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझा दो, ले लिख लो 5। a माइनस इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या बन गई 3, सिंपल मैथ्स है तो, है ना। एंड और ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई कंडीशन दी हुई है, तुम्हें कोई कंडीशन दी हुई है तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या 2 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है। अगर मैं दो कंडीशंस लगा दूं साथ में तो मैं एंड यूज करूंगा या और यूज करूंगा। मैं और से बता दूं पहले, और का क्या यूज होता है, 5 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 5। ऐसा नहीं कि कौन सा सही है, ये नहीं कह रहा है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सही हो गई तो ट्रू कर देगा, चाहे दूसरी गलत भी क्यों ना हो। दूसरी वाली गलत है लेकिन पहले सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू -4 ट्रू कर देगा। अच्छा आई एम वेरी सॉरी, ये असाइनमेंट हो गया, डबल लगाना पड़ेगा मेरे को, है ना, असाइनमेंट हो गया। अब मैं पूछूंगा तो ट्रू आ जाएगी, अब पूछूंगा तो मैं ट्रू आ जाएगी क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। ये नहीं पहली पहली ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे मैं 4 कर दूं और यहाँ पे मैं +4 कर दूं, यहाँ पे -4 कर देता हूँ तो ट्रू आ जाएगी क्योंकि ये गलत है लेकिन ये तो सही है। एक सही होगी तो भी चल जाएगा और में, लेकिन वही एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एंड लगा दूंगा तो क्या आंसर आएगा, एंड लगा दूंगा तो क्या आंसर आएगा,
अरे दोनों कहाँ सही है, एक पहली गलत है भाई, पहली वाली गलत है, देख तो एक बार, देख तो लो एक बार, 4+1 कर दूं, देखते हैं क्या आता है। उसने उसने कैलकुलेट कर दिया, फिर बताया ट्रू। दोनों सही है तभी चलेगी। आई कैन पुट एन नंबर ऑफ कंडीशंस, एंड लगाते रहूं मैं, लेकिन सब सही होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, वरना अगर एक भी गलत हुई तो फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये सिंपल भाषा में समझा दिया, वरना बहुत टाइम ले लेती है ये सब टॉपिक्स है ना। इन नॉट इन को कोई जरूरत नहीं है। पंक्चुएटर्स पे आ जाओ, सिंपल। ये सब पंक्चुएटर्स है तुम्हारे, है ना। हैश टैग हो गया, हैश टैग नहीं हैश कहते हैं, हैश सिंबल, बैकवर्ड स्लैश, पैरेंथेसिस, ये सब क्या है, ऑपरेटर, सॉरी तुम्हारे पंक्चुएटर्स है, ठीक है ना। चलो, ज्यादा तुम देखोगे ये सब ज्यादातर स्ट्रिंग में यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि एट द रेट कोई फंक्शन है, ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम स्ट्रिंग में ज्यादातर यूज करते हो जनरली, ठीक है ना। बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, यानी कि असल में पाइथन प्रोग्राम्स को हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये होता है ना ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूं हैश फर्स्ट प्रोग्राम, और 5+2 करूं, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब कमेंट चल रहा है। कमेंट का मतलब ऐसे कोई भी यानी वैल्यू या स्टेटमेंट जो रेंडर नहीं होती, लेकिन कोडर को कोड समझाती है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोड शेयर करूं किसी और के साथ, मैं कंट्रोल एन दबाऊं, क्या होगा, पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड से स्क्रिप्ट मोड खुल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं हैश टैग फर्स्ट प्रोग्राम लिखूँ ना, और यहाँ पे 5+2 लिखूँ, तो पता है ये प्रिंट नहीं होगा, कोई एरर भी नहीं आएगा, कोई कमेंट है। मेरे मैं एज ए कोडर अपने आप को समझा रहा हूँ, या फिर अगर मैं ये कोड किसी के साथ शुरू शेयर करूंगा तो ये वो समझ लेगा कमेंट देख के, ठीक है ना। और F5 दबाया मैंने, प्रोग्राम सेव मांगा, ठीक है ना, कमेंट लिख दूं, ओके सॉरी, वैसे एरर आता नहीं है जनरली, ऐसा एरर नहीं आता, तो तुम कमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब चलाया मैंने 5+2, प्रिंट तो कराया नहीं मैंने, प्रिंट तो लिख दो, प्रिंट तो लिख दो, बिना बिना कोटेशन के, है ना। अब 5 फिर सेव करवाया तो 7 आ गया। ये रेंडर नहीं हुआ, रेंडर सिर्फ प्रिंट वाला फंक्शन हुआ, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं हैश टैग लिखते रहूँ, माई नेम इज, ये सब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तुम कुछ भी लिख दो इसके अंदर, कुछ भी स्ट्रिंग ऑपरेटर, कुछ भी लिख दो इसके अंदर, है ना। इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आते हैं वापस मेन प्रोग्राम ए। ये सब स्टेटमेंट्स हैं, ये असाइंड है, यानी कि ये क्या है, वेरिएबल्स है, इसको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, नेम्स भी कहते हैं। ये वैल्यूज हैं या लिटरल्स है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल। अच्छा, ये कंडीशंस है, इफ एल्स पढ़ेंगे हम थोड़े नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर में फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये सब आ जाता है, ठीक है ना। ओके, अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वही सेम चीज है कि अगर तुम कोई चीज को प्रिंट करवा, आई मीन सॉरी, यूज कर रहे हो, तो वो एक्सप्रेशन के तौर पे आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ प्रिंट हेलो लिख दिया तो ये स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन को कॉल करता है या फिर यूज करता है, ठीक है ना। चलो, कमेंट समझ में आ गया। कमेंट दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। क्या ये सिंगल लाइन कमेंट है, क्या ये सिंगल लाइन, हाँ सिंगल लाइन कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को मल्टी लाइन कमेंट चाहिए होंगे, तो मैं या तो ऐसे कर दूं कि हैशटैग लगाता रहूं बार बार, ये भी मल्टी लाइन कमेंट वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टाइप कमेंट एज अ ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ऐसे भी कर सकता हूँ इसको मैं, डॉक स्ट्रिंग, है ना, ऐसे भी कर सकता हूँ इसको मैं, ये वैलिड है, ये क्या है, ये वैलिड है, ठीक है ना। प्रिंट नहीं लगाया सपोज, दिक्कत हो रही है। तुमने देखा ऐसे आउटपुट नहीं आया, कैसे, ऐसे आउटपुट कहाँ आया, अगर वही मैं इसको नॉर्मल लिखूं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा, प्रिंट लिख लो, प्रिंट कौन लिखेगा, प्रिंट इंपॉर्टेंट है, क्या तुम प्रिंट कराना चाह रहे हो, है ना। वो इंटरेक्टिव मोड में चल जाता है, डायरेक्ट लिख लो इंटरेक्टिव चल जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट में ये सब चीजें नहीं चलती, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हसन सोहेल भी आ गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, आए आए ओए 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 आए आए दर्द हो रहा है, आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। और थोड़ा सा अगर हम पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं, डॉक्सिंग समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, देखो अगर तुम कॉपी पे लिख रहे हो ना, अगर तुम आंसर शीट पे लिख रहे हो, अपना फिजिकल एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम इंडेंटेशन प्रॉपर दो। इफ एलिफ एल्स में अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इंडेंटेशन वहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर में तो आ जाती है, लेकिन तुम्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट डज दैट मीन, इंडेंटेशन मतलब यह है कि प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए।
अभी तो मैं दिखा देता हूँ एक झलक थोड़ी सी, लेकिन तुम्हें समझ में वहीं आएगा, ठीक है ना, मैं जानता हूँ समझ में तुम्हें उसी उसी टाइम आएगा जब हम इफ एल्स पढ़ रहे होंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, देखना एंटर दबाऊंगा सिर्फ और इंडेंटेशन आ जाएगी। अगर मैं वहीं ये करूंगा तो इट इज नॉट इन द इफ कंडीशन। अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गई, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ इफ का, बहुत छोटा सा, एज गोज टू 99, ठीक है ना। ओके, एक मैंने क्लोज नहीं किया, है ही आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है 5 से, बस सिंपल सा इंडेंटेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें ना। और सा आगे बढ़ते हैं। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ कोड, यानी कि क्या मतलब, नेक्स्ट अगर मेरे को इफ लिखना है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अलग अलग ब्लॉक्स बन रहा है, लेकिन अगर तुम इंडेंटेशन नहीं दोगे ना तो पता है, कुछ ये नेस्टेड बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम क्या लूप बनाना चाह रहे हो, क्या इफ कंडीशन लगाना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लाइन लेंथ शुड बी 79 कैरेक्टर्स। लाइन्स एंड इंडेंटेशन विच इज इन्फोर्स्ड 4 स्पेसेस नॉट टैब्स पर इंडेंटेशन लेवल, यानी कि 4 स्पेसेस तुम डाल सकते हो पर इंडेंटेशन लेवल मैक्स, है ना। ये सब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स और असाइनमेंट समझ लो, मैंने बता रखा है कि मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, नेम इज इक्वल्स टू एमी, है ना, और एज इज इक्वल्स टू 55, ये सब चीजें है ना। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, कैसे वेरिएबल क्रिएट करोगे, जाहिर सी बात है, तो मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम डालना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू जेकब, सॉरी जेकब, हाँ ऑल राइट, ठीक है। और एज इज इक्वल्स टू 10। अच्छा ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं, बताना मेरे को, सोचना, 1 सेकंड में दे रहा हूँ, सोचना है, पॉज कर लो चाहो तो, कौन सा सही है। और मेरे को सही बताना कब, जब मैं एज इज इक्वल्स टू एज प्लस इक्वल टू 5 करूं, कौन सा चलेगा, ये या ये। अगर समझ में आ गया हो तो बता देना, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं स्ट्रिंग करूंगा ना तो प्लस इक्वल टू में 15 नहीं आएगा, इसमें 15 आएगा, क्योंकि ये इंटीजर के अंदर स्टोर हो रहा है, मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में प्लस वाला नहीं होता काम, तो इस स्ट्रिंग में 15 नहीं आएगा, 15 उस वाले में ही आएगा। देख लें, देख लें, प्रिंट तो करा ही नहीं मैंने, प्रिंट एज, एज वेरिएबल तो मैंने बिना उससे कर दिया, इस ये नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये वेरिएबल है, डिफाइंड है, मैंने डिफाइन किया है, 15 आ गया। अगर मैं यहाँ पर एज 2 ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, एज 2 और इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं एज 2 प्रिंट करूँ, पता है क्या आएगा, सिर्फ 10 ही आएगा, एज 2। और यहाँ पे मैं 1 मिनट देखूँ क्या आएगा, देखते हैं, टाइप एरर आ जाएगा। इंट और स्ट्रिंग को तुम कैसे मिला दे रहे हो भाई, कैसे प्लस कर दे रहे हो तुम, प्लस नहीं होगा, ठीक है ना, बस ये समझ लो, कोड इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन, यानी कि consider this 1520, if firstly value 15 is assigned to variable a then 20 is assigned to it, इसका मतलब डायनामिक टाइपिंग हो रही है। क्या हो रहा है, डायनामिक टाइपिंग, यानी कि a is equals to 5 और a अगर मैं 15 कर दूं ना तो अब 15 वैल्यू हो गई, a की 5 नहीं रही, अब 15 हो गई, ठीक है ना। ये बता रहा है बस। ये इतना बड़ा टॉपिक को मैं सिर्फ छोटे में समराइज कर देता हूँ, ये इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत दिक्कत लगता है, पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, तो ये बहुत सिंपल सा है। कोई भी वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू, वो नहीं, उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, किसी भी मतलब किसी भी स्टोरेज लोकेशन में, उस स्टोरेज लोकेशन का कुछ नंबर होता है। बता दूँ क्या, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वापस आऊँ, मैंने a इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, मुझे जानना है कि मेरे सीपीयू में या कहीं पर भी ये स्टोर कहाँ हुआ है, तो एक इसका फंक्शन होता है आईडी करके, आईडी ए, ये नंबर जो है ना बड़ा सा, इसका मतलब ये स्टोरेज लोकेशन है इसकी। सब कंप्यूटर्स में सेम हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि ये सेम रहेगा। मैं b इज इक्वल्स टू 1 कर दूं, ओके, b इज इक्वल्स टू 1 कर दूं मैं, पता है क्या होगा, और मैंने id b करूं, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ये a और b की नहीं है लोकेशन, ये नंबर्स की लोकेशन है। 1 कहाँ स्टोर है, यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू कर दूं ना 1 और id ए बी सी निकाल दूं तो वो भी सेम आएगा। आईडी फंक्शन है उसका लोकेशन जानने के लिए, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद नहीं रखना होता ऑफ कोर्स, नंबर इतना कौन याद करेगा, लेकिन एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सी वैल्यू है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा सा टॉपिक इतना सा था, ठीक है ना। चलो, मल्टीपल असाइनमेंट्स, यानी कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 10, ये एकदम वैलिड है। बार बार a इज इक्वल्स टू 10 b इज, ये करने के बजाय मैं ऐसे कर सकता हूँ, इट इज टोटली वैलिड,
ठीक है ना। लेकिन कैसे वैलिड है, ऐसे वैलिड नहीं है। ऐसे वैलिड है ये वाला। दूसरा है कि अगर तुम्हें अलग अलग वैल्यूज चाहिए, जैसे कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, तो सी की वैल्यू क्या क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और ए की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर मेरे को चाहिए ए की 10, बी की 2, सी की 1, कैसे करूंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 2 कॉमा 1। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, सही है, सिंपल, इंपॉर्टेंट है। इसको तुम अपने कोड में यूज कर सकते हो, है ना। इसको काफी एफिशिएंट, कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए तुम यूज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। और अगर तुम लिखो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10, सॉरी y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और x कॉमा y की वैल्यू स्वैप कर दो, यानी कि y कॉमा x हो जाए, तो पता है x की वैल्यू क्या आएगी अब और y की वैल्यू क्या आएगी। बस स्वैप करना मतलब चेंज कर देना पोजीशंस, ठीक है ना। सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है ना। यहाँ पे यूज हो रहा है पी क्यू आर, मतलब इसको तुम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, पी माइनस क्यू कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी माइनस 3, पी माइनस 2 ऐसा कर सकते हो तुम, ये चल जाएगा, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है वेरिएबल डेफिनेशन की, बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिंट एक्स कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है वेरिएबल। अगर मैं करूंगा कि एक्स इज इक्वल्स टू 10 और प्रिंट वाई, अरे भाई वाई बता दो, एक्स बता दिया, वाई नहीं बताया, ये क्या है ना। डायनामिक टाइपिंग आ गई। डायनामिक टाइपिंग मतलब बताया था मैंने अभी, जैसे ए की वैल्यू 10 है, प्रिंट ए 10 आ गई, ए इज इक्वल्स टू 20 है, 20 आ गई, चेंज होती रहेगी वैल्यूज, ये नहीं कि फिक्स हो गई अब ए को तुम बदल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। डायनामिक टाइपिंग पाइथन का एक बहुत अच्छा फीचर कह लो, या एक मतलब एक एलिमेंट है, फीचर है किसका, पाइथन का, जहाँ पे डायनामिक टाइपिंग अलाउड है। अब इसको कुछ रिसर्चर्स या कुछ डेवलपर्स बुरा भी कहते हैं, कुछ अच्छा भी कहते हैं, बट वी आर नॉट द वन टू जज, हमें सिर्फ पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो, कॉशन विद डायनेमिक टाइपिंग। देखो अगर तुम डायनेमिक टाइपिंग करो तो याद रखना कि कौन सी वेरिएबल क्या वैल्यू हुई थी। तुम कोड पहले का देख रहे हो और तुम ऐसी कोई नई वैल्यू दे चुके हो, एक्स की वैल्यू कोई नई है, तुम यूज कर रहे हो, चाह रहे हो कुछ और, ऐसे मत करना। देखना क्या है, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। इंटरेक्टिव मोड में सिर्फ लिखोगे वेरिएबल आ जाएगा, सिर्फ वेरिएबल लिखोगे आ जाएगा, लेकिन वहां पर स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता स्क्रिप्ट मोड में। सिंपल सी बात है, ये बता रखा है, ठीक है। ये देख लो फटाफट, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं टाइप एक्स करूंगा, इंट आ जाए, क्लास इंट, यानी कि इंटीजर का पार्ट है। x इज इक्वल टू 5.5 करूंगा, क्या आना चाहिए, फ्लोट, सिंपल सी बात है, ये सब यही है। एस टी आर करोगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा, मतलब कोई स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग ही आएगा ना। इनपुट और आउटपुट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इफ एल्स स्टेटमेंट में आएगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। 4 चैप्टर हमारा इफ एल्स पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। अब इनपुट में क्या रहता है बेसिकली, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू डिफाइन कर दी है मैंने। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं ए डिफाइन ना करूं, मैं यूजर से इनपुट लूं, जो चाहे वो प्रिंट हो, जो चाहे प्रिंट हो, तो मैं इनपुट ले सकता हूं। नेम इज इक्वल्स टू इनपुट आएगा, पहले देखो सिंटैक्स समझ लेना, इनपुट आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर जो तुम्हें प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं कि डू यू वांट टू प्ले अ गेम, और मैं येस नो इनपुट करवा दूं, तो पहले प्रिंट तो करना पड़ेगा मेरे को, क्या चाहिए मेरे को यूजर से, है ना। तो उस प्रिंट को लिखने के लिए फिर क्या इंस्ट्रक्शन सबसे पहले प्रिंट हो, वो तुम इस ब्रैकेट में लिखते हो। तो अब मैंने ये लिखा व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ प्रिंट होगा और यहाँ पे मैं अपना ये आउटपुट लिखूंगा, हसान, जो भी मतलब जो भी आउटपुट है ना, वो सब चीज लिखूँ, वो भी इनपुट, सॉरी जो इनपुट है वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो जो चीज इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में प्रिंट होनी चाहिए वो तुम इन्वर्टेड कॉमा में अंदर डाल दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेम इनपुट, एंटर योर नेम, कोलन लगाया, यहाँ पे लिखा, और ये यूजर ने खुद इनपुट किया, जो बंदा बैठा हुआ है कोड चला रहा है, वो सिमर खुद उसने इनपुट किया, दैट इज इट। अब मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो सिमर आएगा, क्योंकि स्टोर हो गई वैल्यू सिमर की, है ना, एज नेम, नेम की जो वैल्यू है वो सिमर स्टोर हो गई, सिंपल एज दैट। व्हाट इज योर एज, इनपुट 16, एज प्लस 1, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है ना वो स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो इनपुट लिखते हो ना तुम वो सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, वो क्या करता है, स्ट्रिंग। अगर मेरे को इंटीजर करवाना है, अगर मेरे को इसी कोड को चलाना है तो क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को इसी कोड को चलाना है, पता है क्या करूंगा मैं, नेम सॉरी एज इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट, ऐसे कर दूंगा मैं, एंटर आ नंबर, है ना, और प्रिंट प्रिंट एज प्लस 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्लोज नहीं हुआ वो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वही कहूँ, ऐसे ये इंडेंटेशन क्यों दे दिया इसने, 55 56 आ गया। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता ना तो पता है क्या होता, ये एज ए स्ट्रिंग लेता और स्ट्रिंग में प्लस माइनस नहीं चलता, है ना। अरे बोलो ना यार, स्ट्रिंग में नहीं चलता है सब,
55 करा एरर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ है। अगर तुम्हें मतलब जबरदस्ती कहना है कि इंट ही एंटर करेगा तो फिर तो इंट ही एंटर होगा। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा तो फिर एरर दे देगा मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 55 कर दूंगा तो 56 आ जाएगा क्योंकि इंटीजर इनपुट कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग नंबर्स इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने बात करी थी फ्लोट कर दोगे फ्लोट आ जाएगा, और तुम टाइप एज करोगे तो टाइप आ जाएगा उसका, ठीक है ना। पॉसिबल एरर्स यूजिंग, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद होंगे, बस याद रखना। इंट इनपुट में 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होंगे, जितने खुले हैं उतने ही बंद होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, प्रिंट फंक्शन से आउटपुट कैसे निकालोगे तुम, इसको मत देखना। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इसको स्ट्रिंग कर लो, आउटपुट कर लो, तुम सोचो, लेकिन ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट। जैसे मैथ्स में बॉड मास होता है ना, हर एक चीज को सेग्रीगेट करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट यूज होंगे, है ना। एक ये वाला आउटपुट देख लो, ये बीच में स्ट्रिंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सेम है, इनपुट लेके कर रहा हूँ मैं, प्रिंट आई एम कॉमा आई एम एज, जो भी एज होगी उसे एंटर करी होगी, कॉमा ईयर्स ओल्ड, ये इंपॉर्टेंट है ये कॉमा, ठीक है ना, ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब प्रिंट करूं क्या, देखिए क्या, 15 मान लेते हैं, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। अगर यहाँ 20 करूं, 20 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम तो लिख के आएगा सबके साथ, जो एज उसने एंटर करी है बस वो आ जाएगा, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्रिंट, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है सारे आइटम्स को, ठीक है ना, अगर तुम कोटेशन लगा दो, ठीक है ना। टुक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है क्या, प्रिंट माई नेम इज अमित, यहाँ पे तुमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, माई नेम इज अमित में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये देखना, सेपरेटर इज इक्वल्स टू ये, इसका मतलब ये से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सुन लो, सेप कर लो, सेप इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, क्या आएगा पता है, जहां भी स्पेस होगा वहां पे प्लस एंटर कर देगा ये। और ईयर्स ओल्ड में तो कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट है, यहाँ पे या इसके बीच में ये प्लस एंटर कर देगा, ठीक है ना, बस इतना सा पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और ये जो कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे लास्ट में, इनको देख लेना, इसके आंसर्स भी यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तुम्हारा यूनिट तो पूरा हो गया, ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेटा हैंडलिंग, उसको हम करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।